नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा में आपका अधिक से अधिक स्कोर हो। एमसीक्यू के माध्यम से हम उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए तथ्य पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की, क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अपने प्रश्न नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किस विद्वान का है कि उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था? ये कथन कहा है गोरखनाथ जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर पंक्तियां दी गई है सूची नंबर 1 में और सूची नंबर 2 में रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पंक्ति पूछी गई है, 12 बरस ले कुकर जीवे। ये पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रखना है, ये पंक्ति जो है ये 12 बरस ले कुकर जीवी जगनिक जी की है, जो कि रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कवि तांबा ता, तांबा तंबे ये दुई सूचा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हमारी चरपटनाथ जी की, जो कि नाथ साहित्य में आते हैं। 9 लख पातुरी आगे नाचे। तो ये आपको सभी को पता है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है गोरखनाथ जी की, नाथ साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पुरुष कहानी हो कहीं, ये पंक्ति विद्यापति जी की है। इस तरह हमने देख ली सभी पंक्तियों के रचनाकार। 12 बरस ले कुकर जुए जगनिक जी की। एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। तांबा तबा दुई सूचा, तो ये पंक्ति है चरपटनाथ जी की। उसके अलावा 9 लख पातुरी आगे नाचे गोरखनाथ जी की, तथा पुरुष कहानी हो कही विद्यापति जी की पंक्ति है। इस तरह आंसर हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी पुस्तक है? ये आप सभी को पता है, महत्वपूर्ण पुस्तक रही है साहित्य का इतिहास दर्शन, जो कि नलिन विलोचन शर्मा जी की है। ध्यान रखना है। भाषा काव्य संग्रह किस बुक के द्वारा लिखा गया? तो भाषा काव्य संग्रह नामक महेश दत्त शुक्ल जी की पुस्तक है भाषा काव्य संग्रह। ध्यान रखना है। हिंदी भाषा और साहित्य जो है श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पुस्तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह एक बार फिर से इनकी पुस्तक और रचनाकारों को आप रिवाइज कर सकते हो। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास जी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वही देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। सभी के सभी जो उपन्यास है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, जो कि आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इनका उपन्यास आएगा मैला आंचल, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा गया। 1954 प्रकाशन वर्ष। फिर आता है प्रति परिकथा 1957 में। इसके बाद आता है वही दीर्घ तपा 1964 में। तो ध्यान रखना है, दीर्घ तपा 1964 और जुलूस जो है 1965। और जितने भी मुख्य मुख्य रचनाकार हुए हैं और उनकी रचनाएं हुई हैं उनको
प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको याद रखनी है, जैसा कि मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष तो आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी ये माना जाता है। और जितनी भी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5% एक परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रकाशन वर्ष पर आधारित, जिसमें आपका स्कोर जो है नीचे चला जाता है। तो हर एक उन तथ्यों को हम बार बार रिवाइज करेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल DSSB की पिछले वर्ष परीक्षा हुई थी, उसके अंतर्गत 4 से 5% हमें प्रकाशन वर्ष से संबंधित देखने को मिले हैं। तो सब अभी हाल फिलहाल होने वाली परीक्षाओं का एनालिसिस करते हुए हम जो है अपने हिंदी साहित्य के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। पूछा गया है कि भाई काव्य पंक्तियों को उनके साथ सुमेलित कीजिए, रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो ये सारे के सभी के सभी रचनाकार जो है ये छायावादी युग के रहे हैं। जैसे प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद युग के कवि हुए हैं। और इनकी यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, काव्य पंक्तियां, इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, आपको ध्यान रखनी है। कौन सी पंक्ति किस रचनाकार की है, तो सबसे पहले दी गई है, देख लेते हैं भाई, 1 मिनट। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है पंत जी की। तो ध्यान रखनी है, प्रकृति के चितेरे कवि भी कहे जाते हैं पंत जी, और इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। जीवन का ले करना विचार, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है प्रसाद जी की। जीवन का लेकर नए विचार कामायनी से ली गई है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की। इसके अलावा सुनता बसंत में उपवन में कल कुंजित पिक, तो ये पंक्ति निराला जी की है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से इन पंक्तियों को आप रिवाइज कर सकते हो। विपुल मणि रतन का छवि जाल, जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति पंत जी की है। जीवन का लेकर न विचार, प्रसाद जी की पंक्ति है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। सुनता बसंत में उपवन के कल कुंजित भीख, पंत जी, सॉरी भाई, निराला जी की पंक्तियां है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है प्रश्न नंबर 136, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है, तो आपको बताना है संत महंतों के लक्षण जो है तुलसीदास जी की किस रचना में वर्णित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव और संत महिमा का वर्णन दिया गया है। और वस्तुतः वैराग्य संदीपनी एक दोहा, चौपाई और सोरठा में रचित 62 छंदों में एक लघु रचना बताई गई है। छंद पूछा जाए तो इसमें 62 छंदों की एक लघु रचना है, लघु रचना। प्रथम 7 छंदों में इसमें मंगलाचरण और भगवत स्वरूप का वर्णन है, साथ ही वैराग्य संदीपनी की प्रशंसा भी इसमें की गई है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि की है, तो ये रचना जो है दृष्टिकूट पदों की रचना जो है रहीम जी की है, ध्यान रखना हो, सॉरी भाई, सूरदास जी की है। जो कि सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पद हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो रचना है इनकी, वो नायिका भेद से संबंधित है, नायिका भेद से संबंधित है, जिसमें श्रृंगार ग्रंथ में देखें, ये एक श्रृंगार ग्रंथ
है और इसमें दृष्टिगुप्त पद हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरेड का कोट किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है कामरेड का कोट संजय की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरेड का कोट जो है संजय की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कामरेड के कोट का प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी है। और ये एक किस प्रकार की रचना अगर पूछ लिया जाए कि ये किस विधा की रचना है तो इनके एक ये कहानी संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक जो है निम्नलिखित में से दामोदर शर्मा है। दामोदर शर्मा जी द्वारा ये उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण लिखा गया ये एक इनका व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है किस भाषा में लिखा है। तो मध्य देशीय अवहट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। श्यामा सौपन के लेखक कौन है? श्यामा सौपन के लेखक जो श्यामा सौपन रचना है वो जगमोहन जी की प्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखना है श्यामा सौपन जगमोहन जी का एक उपन्यास विधा की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिया जाए 1888 ईस्वी। इसके अलावा इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा और क्षत्रिय कुमार जो है श्याम सुंदर की प्रणय कथा है, तो ध्यान रखना है श्यामा सौपन। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? यशपाल जी की रचना है तेरी मेरी उसकी बात। यशपाल जी का ये जो है अंतिम उपन्यास भी माना जाता है। प्रकाशन वर्ष रहा है इसका 1974 1974। तेरी मेरी उसकी बात इनकी अंतिम उपन्यास माना जाता है। इसमें 1919 से लेकर के 1945 तक 1919 से लेकर के 1945 तक के प्रत्येक राजनीतिक घटना का प्रभाव का अंकन किया है तथा इसमें इस उपन्यास को तेरी मेरी उसकी बात को एक राजनीतिक उपन्यास भी कहा जाता है। राजनीतिक उपन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? इनमें जो है बघेली, ब्रिज भाषा, बुंदेली या कन्नौजी, इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? तो आंसर हो जाएगा बघेली। अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी, ये तीनों की तीनों बोलियां हमारी किस में आती है? पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी की बोलियां है। आगे बढ़ते हैं। शोर शनी अपभ्रंश से ही निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पूछा जाए पश्चिमी हिंदी का विकास कहाँ किससे हुआ? तो शोर शनी अपभ्रंश से। तो ध्यान रखना है तीनों बोलियां और पश्चिमी हिंदी की है, कन्नौजी, बुंदेली और जो है ब्रिज भाषा। लेकिन बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो अर्धनागधी अपभ्रंश से निकली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त का प्रति की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में हमें देखने को मिलता है? तो आंसर होगा हमारा प्रबंधकार रूप में। दिक जो है रचनाएं प्रबंधकार प्रबंध रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त ने अधिक लिखी है। आधुनिक हिंदी साहित्य में मैथिली शरण गुप्त ने जितने खंड काव्यों की रचना की है उससे अधिक एक किसी भी कवि द्वारा नहीं किया गया। तो
ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रबंध काव्य है, मुख्य जो रचनाएं हैं उसमें शामिल है रंग में भंग, रंग में भंग। इसके अलावा कब प्रकाशन क्या रहा? 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी से लेकर के 1960 ईस्वी तक उन्होंने रचना की थी रत्नावली की। तो इस बीच उन्होंने लगभग जो है 19 खंड काव्यों की रचना की है। तो आपको ध्यान रखना है। साकेत जैसे महाकाव्य भी इन्होंने, साकेत 1930 में लिखा एक खंड काव्य। आगे बढ़ते हैं और साथ ही इन्होंने जो है जय जय भारत नाम से भी लिखा है रचना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक इनमें से रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा ने भाषा और समाज एक नामक ग्रंथ लिखा जिसका प्रकाशन वर्ष रहा 1961 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के कवि रहे हैं रामविलास शर्मा जी, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? भाषा और संवेदना नामक जो रचना है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की है। भाषा और संवेदना 1984 में प्रकाशित हुई, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई। यह उनकी एक समीक्षात्मक कृति मानी जाती है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी इनके द्वारा लिखा गया, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा इन्होंने। भाषा और संवेदना नामक 1984 में लिखा राम स्वरूप चतुर्वेदी की, जो दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इन्हें जो है व्यास सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास जो है 1886 में प्रकाशित हुआ और इसके जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट जी है। और कई बार इसका पात्र भी पूछ लेते हैं, भाई पात्र का नाम है विनायक। मुख्य पात्र विनायक इनका। इसमें ब्रह्मचारी विनायक के सरल व निष्कपट व्यवहार के से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन कर लिया जाता है और इस उपन्यास का उद्देश्य विद्यार्थियों को जो है एक चारित्रिक शिक्षा देना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अंगद का पाव के लेखक कौन है? अंगद का पाव नामक जो रचना है ये रचना एक व्यंग्यात्मक रचना रही है और इसके लेखक जो है निम्नलिखित में से श्री लाल शुक्ल जी है। काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रकाशन वर्ष रहा है इस रचना का 1958 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी है। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की रचना है? वट वृक्ष की छाया में जो है अमृतलाल नागर जी की रचना रही है। अमृतलाल नागर, सॉरी भाई, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए की गई है? अमृतलाल नागर की जीवनी है ये और इनके ही पुत्र जो है वट वृक्ष की छाया में इनके पुत्र कुमुद नागर, यानी जो ये अमृतलाल नागर के पुत्र रहे हैं कुमुद नागर, उनके द्वारा ये रचना लिखी गई है। अर्थात इसके लेखक पूछा जाए वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर, अगर ये पूछा जाए किसकी जीवनी पर आधारित है तो अमृतलाल नागर जी की जीवनी पर ये आधारित है। आगे बढ़ते हैं,
और प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 2004 की रचना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो है एक दिल सादा कागज, सॉरी भाई, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, समर शेष है। ये तीनों की तीनों रचनाएं जो है राही मासूम रजा जी की है, लेकिन समर शेष है जो रचना, ये राही मासूम रजा की नहीं है, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला की कड़िया रचना किसकी है? तो आप सभी को पता है महादेवी वर्मा जी की है श्रृंखला की कड़िया रचना, जो नारी विमर्श पर आधारित रचना रही है श्रृंखला की कड़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कीर्ति के लेखक प्रसाद जी नहीं है? इनमें से जो है कानन कुसुम, चारूचंद लेख, गुरुस्वामी या पिछली, ये इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो चारूचंद लेख जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हजारी प्रसाद जी की रचना है, ना कि जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, अब अब्राहिम सिंह कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हुए हैं विशम साहनी जी। और विशम साहनी जो है प्रेमचंद जी की परंपरा के कवि रहे हैं, कहानीकार माने जाते हैं, प्रेमचंद युग के कहानीकार है, काफी प्रसिद्ध कहानीकार हुए हैं। विशम साहनी जी की जो रचना है तमस, काफी इम्पोर्टेंट रचना है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, तमस रचना पर। और कब दिया गया? 1975 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? पद्मावत के अनुच्छेदों को जो है खंड कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पद्मावत जो रचना है वो किसकी है? ये भी ध्यान रखना है, जायसी जी की रचना है, सूफी कवि हुए हैं जायसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें द्विवेदी युग के कवि नहीं है, वो है सोहनलाल द्विवेदी। ये मैथिली शरण गुप्त के भाई रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि है, राष्ट्रीय काव्यधारा के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेरी तेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात हमने देख लिया था, यशपाल जी की रचना है। लेकिन यहाँ पर मेरी तेरी, सॉरी भाई, फिर दोबारा से प्रश्न आ गया, ये शायद यशपाल जी की रचना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो अमृत लाल नागर का जो उपन्यास है महाकाल, काफी इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका, महाकाल। इसके अलावा सेठ भाकेमल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, शतरंज के मोहरे आदि जो है अमृतलाल नागर के काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। यशपाल जी के मेरी तेरी उसके बाद के अलावा और रचनाएं अगर आप देखोगे तो ध्यान रखना है, एक रचना बार बार पूछी जाती है, दादा कामरेड। उसके अलावा दिव्या भी, इनका उपन्यास काफी प्रसिद्ध हुआ है, दिव्या, साथ ही देशद्रोही, ये सब उपन्यास काफी प्रसिद्ध हुए हैं, पार्टी कामरेड। इसके अलावा झूठा सच इनका सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, झूठा सच यशपाल जी द्वारा लिखा गया, 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग इसका आया था 1958 ईस्वी में और दूसरा भाग इसका 1960 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रथम भाग और दूसरा भाग। इसके अलावा आप बढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छायावाद का पतन किस लेखक की रचना है? छायावाद का पतन नामक जो रचना है वो है देवराज कवि की। तो ध्यान रखना है, देवराज द्वारा लिखी गई जो रचना है छायावाद का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ माना जाता है इनमें श्रीमद् भागवत। ध्यान रखना है, बी आंसर होगा। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की और इसमें 8 कवियों को शामिल किया गया। पुष्टि मार्ग के 3 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, जीव तथा भक्त, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और जो है पुष्टि मार्ग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव नवचेतक किसे कहा जाता है? अभिनव चेतक कहा जाता है हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, और विद्यापति को अभिनव चेतक तो कहा ही जाता है, साथ ही और अन्य उपाधियां भी इन्हें प्राप्त हुई है, जैसे कि कवि शेखर उपनाम इन्हें दिया गया, कवि शेखर। इसके अलावा कवि कंठाभरण भी कहा गया इन्हें, कवि कंठार भी कहा जाता है, सॉरी कवि कंठार या फिर नव कवि शेखर या फिर खेलन कवि भी के नाम से भी जाना गया है इनको, खेलन कवि। दशावधान भी इन्हें कहा गया, पंचानन भी इन्हें कहा गया। इसके अलावा मैथिल कोकिल भी इन्हें कहा जाता है। और साथ ही कवि रंजन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये सभी उपाधियां जो है विद्यापति जी को प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हिम की टेरनी किसकी रचना है? तो हिम की टेरनी आप सभी को पता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्ध रचना रही है हिम की टेरनी। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम की टेरनी, हिम तरंगिणी और जो है संपूर्ण आदि नामों से नाम की जो है रचनाएं लिखी है। काफी प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 1889 ईस्वी, मृत्यु हुई उनकी 1968 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हिम तरंगिणी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हिम की टेरनी इनकी 1943 की रचना है, हिम की टेरनी, तो ध्यान रखना है। तो हिम तरंगिणी जो है 1949 ईस्वी की रचना है, हिम तरंगिणी। और ये भी ध्यान रखना है, इन्हें प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया हिंदी में 1955 में। तो ये आपको ध्यान रखना सभी तथ्य। इसके अलावा आज की क्लास हम इतने ही करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट PYQ है, MCQ है, हम करते हुए धीरे धीरे अपनी सभी परीक्षाओं के लिए जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।